इस फुटेज में जो महिला आप देख रहे हैं वह वही महिला है जिसने वर्षों तक पूरे विश्व को धोखा दिया था। अपनी आकर्षण और मासूमियत के साथ इस मुस्कुराते चेहरे के पीछे एक निर्दयी हत्यारी है। यह विश्वास करना कई लोगों के लिए कठिन था। अगर पत्रकार क्रिस हेस की लगातार जांच न होती, जिनकी जांच ने उन्हें पाम से वह एक सवाल पूछने के लिए प्रेरित किया जो किसी ने नहीं पूछा था। क्या तुमने मेरी बहन नहीं, को हमने बेट्सी को नहीं मारा। मेरे पास बेट्सी को मारने का कोई कारण नहीं था। पैम हब के अकल्पनीय कार्यों के बारे में हमें कभी पता नहीं चल पाता। शुरू करने से पहले हम बेटी फारिया, शर्ली न्यूमैन और लुई ग्रम्पेनबर्गर के प्रियजनों को अपनी गहरी संवेदनाएं भेजना चाहते हैं, जो इस मामले में वर्णित घृणास्पद कृत्यों के शिकार हुए। Craig Milo. हमारे पास एक है। पैम हब का जन्म अक्टूबर 1958 में सेंट लुइस, मिसौरी में हुआ था। अधिकांश विवरणों के अनुसार वह एक सामान्य अमेरिकी मां थी। उन्होंने अपनी हाई स्कूल स्वीटहार्ट से शादी की, अपने सीनियर प्रम से 3 महीने पहले, और अपने पहले बच्चे सारा को जन्म दिया छठे के दौरान। जब चीजें उसके पहले पति के साथ नहीं बनी, पाम आगे बढ़ गई और दोबारा शादी की। अपने नए आदमी के साथ फ्लोरिडा चली गई। जल्द ही पाम ने अपने दूसरे बच्चे को जन्म दिया, इस बार एक बेटा जिसका नाम ट्रेविस था। और जल्द ही यह जोड़ा अब 2 बच्चों के साथ वापस मिसौरी लौट आया। जब उसके बच्चे स्कूल जाते थे और उसका पति बढ़ई का काम करता था, पैम ने एक जीवन बीमा कंपनी में प्रशासक के रूप में एक स्थिर नौकरी बनाए रखी। और उसी काम के जरिए पैम की मुलाकात बेट्सी फारिया से हुई, जो आगे चलकर उसकी सबसे करीबी दोस्तों में से एक बन गई। बेट्सी एक समर्पित पत्नी और एक अद्भुत मां थी। जो भी उन्हें जानता था, उसने बेट्सी को एक प्यार करने वाली और दयालु महिला बताया। वह अपने काम के सामाजिक पहलुओं का आनंद लेती थीं और अपने पति रस को बहुत पसंद करती थीं। बेट्सी के लिए सब कुछ सही लग रहा था, जब तक कि उन्हें दुखद रूप से 42 वर्ष की उम्र में स्तन कैंसर का निदान नहीं हुआ। दुर्भाग्यवश जब हर उपचार विकल्प आजमाया गया, तब आखिरकार वे सभी थक गए। बेट्सी का कैंसर उसके शरीर के बाकी हिस्सों में फैलने लगा और आखिरकार जब बीमारी ने बेट्सी के जिगर और गुर्दे को प्रभावित करना शुरू कर दिया, तो यह स्पष्ट हो गया, इस दयालु और प्यार करने वाली महिला की जिंदगी जल्द ही कैंसर से खत्म हो जाएगी। इन सभी कठिन समयों में एक व्यक्ति हमेशा बेट्सी के साथ करीब था। उसे मेडिकल अपॉइंटमेंट्स पर ले जाता, साथ समय बिताता और बेट्सी और उसके पति को सहारा देता था। वह व्यक्ति बेशक पैम होप था। इसके अलावा पाम ने न केवल बेट्सी का समर्थन प्रदान किया, बल्कि वह अपनी मां शर्ली न्यूमैन, जो एडवांस्ड डिमेंशिया और आर्थराइटिस से पीड़ित थीं, की देखभाल के लिए भी आंशिक रूप से जिम्मेदार थीं। जबकि शर्ली एक वरिष्ठ सुविधा में रहती थीं, वे एक स्वतंत्र अपार्टमेंट में भी रहती थीं, जहां केवल कभी कभी समर्थन की आवश्यकता होती थी। पाम अक्सर द्वारा करती थीं, भोजन, धोने और सफाई में सहायता करती थीं, और बस अपनी मां के लिए वहां होना। 77 साल की उम्र में शर्ली एक गर्वित सेवानिवृत्त स्कूल शिक्षिका थीं, लेकिन उसके जीवन की सबसे बड़ी खुशियां उसके बच्चों, उसके पोतों और उसके पड़पोतों को फलते फूलते देखने से आईं। वह अपने पति के निधन के बाद लेकव्यू पार्क इंडिपेंडेंट सीनियर लिविंग कम्युनिटी के 3री मंजिल के अपार्टमेंट में चली गई थी, जिससे उसे अब घर की देखभाल अकेले नहीं करनी पड़ती। वह अपनी सेवानिवृत्ति का पूरी तरह से आनंद लेना चाहती थीं, और यह जानकर उन्हें बहुत शांति मिलती थी कि उनका परिवार आश्वस्त रहेगा कि वह सुरक्षित और अच्छी देखभाल में है। लेकिन दुखद रूप से बेट्सी और शर्ली दोनों ओर इस लगने वाली दयालु और नेक स्वभाव की महिला पैम के साथ उनके रिश्ते अंततः उनकी दर्दनाक मौतों की ओर ले जाएंगे, क्योंकि दयालुता के मुखौटे के पीछे पैम हब ने अपनी असली अंधेरी छवि छुपा रखी थी। प्रकृति तो वास्तव में पामेला हब कौन है, और इतने लंबे समय तक हत्या दर हत्या करके वो कैसे बचती रहीं? इस प्रश्न का उत्तर वास्तव में बहुत सरल है। पाम एक चालाक और लालची अपराधी थीं, जो अपने शिकार से जितना कुछ ले सकती थीं, लेने में कुछ नहीं रोकती थीं। उनका पैसा, उनकी गरिमा और अंत में उनकी जिंदगी। यहाँ तक कि पाम के सबसे करीब रहने वाले लोग भी उसके धन के असीम लालच का शिकार बनने से सुरक्षित नहीं थे। लेकिन पैम का विनाशकारी रास्ता उसकी मां और सबसे अच्छे दोस्त तक ही सीमित नहीं रहा। लुईस ग्रम्पेनबर्गर एक निर्दोष व्यक्ति था, जो पैम के पिछले अपराधों को छिपाने के प्रयास में मारा गया। लेकिन यह लुईस की भयानक हत्या होगी, जो अंततः
पाम हप के सभी क्रूर अपराधों का पर्दाफाश करेगी। लुइस 2 बच्चों के पिता थे और उनकी उम्र 33 साल थी। वे एक प्यारे पिता और समर्पित पुत्र थे। अक्सर अपनी मां से मिलने जाते और अपने विस्तारित परिवार के साथ समय बिताते थे। 2005 में वह एक कार दुर्घटना में शामिल हुए थे, जिससे उन्हें स्थायी मानसिक और शारीरिक विकलांगताएं हो गईं। इससे उसके लिए स्थायी नौकरी पकड़ना मुश्किल हो गया। इसलिए लुइस अक्सर अपने परिवार का समर्थन करने के लिए नकद में अस्थायी काम करते थे। ऐसे ही एक अस्थायी काम के दौरान लुइस की मुलाकात पामेला हप से हुई। 2011 में जब कैंसर ने उसके असहाय शरीर को प्रभावित करना जारी रखा, बेट्सी फरिया ने अपने पति रसेल से कई चिंताजनक टिप्पणियां करना शुरू कर दिया था। वह कहती थी कि वह मरना पसंद करेगी बजाय इसके कि वह अपने शरीर के खिलाफ इस लड़ाई को हार जाए। अगर वह बस मर जाए तो उसकी बेटियों के लिए यह कम तनावपूर्ण होगा बजाय इसके कि वह एक लंबे खिंचावदार बीमारी से पीड़ित हो। वह उसकी मानसिक स्थिति को लेकर चिंतित था और मदद लेने के बावजूद यह एक समय पर खुशमिजाज पत्नी अपने आप में सिमटने लगी थी। जैसे जैसे बेट्सी का दर्द बढ़ा, उसने दूसरों से संपर्क सीमित कर दिया। केवल अपनी 2 बेटियों और अपनी सबसे अच्छी दोस्त पाम से ही मिलती थी। एक बेहद दुखी क्रिसमस के बाद बेट्टी का जीवन थोड़ी देर और बढ़ाने की उम्मीद में कैंसर के इलाज का एक और दौर होना था। 27 दिसंबर 2011 को उन्होंने डॉक्टर के पास अपनी जांच पूरी की और पाम, जो हमेशा उनकी अपॉइंटमेंट्स पर उनके साथ रहती थी, ने उन्हें घर छोड़ने का आग्रह किया। रसेल अपने दोस्तों के साथ कुछ समय बिताने के लिए निकल गए। उस शाम जब वह घर पहुंचे तो उन्होंने बेट्सी को सोफे पर पाया। उसकी कलाई कट चुकी थी। वह बहुत दुखी हो गया और स्वाभाविक रूप से उसने माना कि उसने अपनी एक चिंताजनक धमकी को पूरा कर दिया था। मैं अभी अभी एक दोस्त के घर से आया। धन्यवाद। यह मेरी पत्नी है। मेरी पत्नी ने आत्महत्या कर ली। मुझे तुम्हारी वापसी की जरूरत है। कुछ गहरी सांसें लो, हम वहाँ किसी को बुला रहे हैं। ठीक है। शुरू में निर्मम को सोचकर बेट्सी के अपनी जान लेने के प्रयास के हमले के बाद रुस ने बेतहाशा 911 नंबर डायल किया, इस उम्मीद में कि उसकी पत्नी को बचाया जा सके। लेकिन दुर्भाग्यवश यह संभव नहीं था। जब पहले प्रतिक्रिया देने वाले घटनास्थल पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि मृत्यु का कारण आत्म प्रेरित चोटें नहीं थीं, न ही यह उनकी असाध्य बीमारी से था, बल्कि उनकी कलाई पर कट के साथ उन्होंने उसके कमजोर और कमजोर शरीर पर 55 चाकू के घाव पाए। उसकी गर्दन से एक दांतेदार रसोई का चाकू निकला हुआ था और उसकी कलाई हड्डी तक कटी हुई थी। एक दूसरा चाकू उसके पास सोफे पर पड़ा था जहां वह मिली थी। पैरामेडिक्स के लिए यह स्पष्ट था कि बेटी का निधन 1 घंटे से अधिक समय पहले हो चुका था और दुख की बात है कि कुछ नहीं किया जा सकता था। जांचकर्ताओं के लिए भी यह स्पष्ट था कि बेटी एक हत्या की शिकार थी। बेट्सी की मौत के अगले दिन उसके पति रस को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि उसने दावा किया कि वह बेट्सी से प्यार करता था और उसे कभी चोट नहीं पहुंचाएगा। पैरामेडिक्स ने दावा किया कि उसका 911 कॉल, जिसमें उसने कहा कि उसे विश्वास था कि उसने अपनी जान ले ली थी, बेतुका था, क्योंकि इतना अधिक खून था कि कोई भी विश्वास नहीं कर सकता था कि यह केवल कटी हुई कलाई से आया था। और यह मत भूलो कि चाकू अभी भी उसके गले में ढंसा हुआ था। लेकिन रस ने फिर भी अपनी बेगुनाही का दावा किया, यह कहते हुए कि वह तो आखिरी व्यक्ति भी नहीं था जिसने उसे देखा था। उसकी मित्र पैम ने उसे घर छोड़ा था जब वह घर से बाहर गया हुआ था। जब पुलिस ने घर की तलाशी ली तो उन्होंने रस की चप्पलों पर खून पाया। उन्होंने दावा किया कि जब वे घटनास्थल पर पहुंचे तो रस का व्यवहार संदिग्ध था और इस प्रकार रस की निर्दोषता पर जोर देने के बावजूद उनके मन में कोई शक नहीं था। रस दोषी था और उनकी अंतः प्रेरणाओं की पुष्टि एक बहुत ही विश्वसनीय गवाह के बयानों से हुई। पैम हप, जिन्होंने बेसी के पति रसेल को हत्या का दोषी ठहराया। उसने उसके चेहरे पर तकिया रखकर यह देखने का खेल शुरू किया कि यह कैसा महसूस होगा। मुझे नहीं पता कि उसने कहा था ये तो ऐसा लगेगा जब मरोगे या कुछ भी, और फिर मजाक करने जैसा अभिनय करता था। जांच के दौरान पैम हप का इंटरव्यू लिया गया क्योंकि वह बेट्सी की सबसे करीबी दोस्त थीं। पैम ने एक विस्तृत कहानी बताई कि कैसे बेट्सी ने साझा किया कि रसेल एक हिंसक साथी था और वह उसे छोड़ने के बारे में सोच रही थी। उसने पुलिस को बेट्सी के लैपटॉप पर एक अजीब दस्तावेज की ओर इशारा किया जिसके बारे में उसने दावा किया कि बेट्सी ने लिखा था कि उसे चिंता थी कि रुस उसे मारने वाला है। पाम ने पुलिस को बताया कि उसका मानना था कि रुस ने बेट्सी को इसलिए मारा ताकि वह भाग न सके।
उसने उसके चेहरे पर तकिया रखकर यह गेम खेलना शुरू कर दिया कि ये कैसा महसूस होगा। मुझे नहीं पता कि उसने कहा ये तब कैसा लगेगा जब तुम मरोगे या कुछ और फिर ऐसा किया जैसे वह मजाक कर रहा था। हालांकि जांचकर्ताओं को जो बात संदेहास्पद लगी वह यह थी कि उसकी हत्या से केवल 5 दिन पहले पैम ने बेटसी की जीवन बीमा पॉलिसी में बदलाव करने में सहायता की थी। रूसी के पति के बजाय जिसे $15,000 से अधिक का लाभार्थी होना था, अब पाम को बेटसी के जीवन बीमा की पूरी राशि विरासत में मिलने वाली थी। लेकिन जब पाम से इस बारे में पूछताछ की गई तो उसने दावा किया कि बेटसी चिंतित थी कि जब वह उसे छोड़ने की कोशिश करेगी तो रस उसे नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए वह चाहती थी कि पैम उसकी बेटियों के लिए पैसे संभाले। पैम ने दावा किया कि उसने पैसे को उनके बड़ी उम्र में उपयोग के लिए एक ट्रस्ट में डाल दिया। पैम ने एक देखभाल करने वाली और चिंतित दोस्त की भूमिका को पूरी तरह निभाया और जांचकर्ताओं ने उनकी हर बात मान ली। थोड़ी ही देर बाद रसेल पर प्रथम डिग्री हत्या और सशस्त्र आपराधिक कार्रवाई का आरोप लगाया गया। यह मुकदमे तक नहीं था कि बेसी की हत्या के लिए और कौन जिम्मेदार हो सकता है, इस पर सवाल उठने लगे। उस रात रस के ठहरने की जगह के सबूतों को बहुत ही विस्तार से बताया गया। बेटसी की मृत्यु का समय 7:20 और 9:20 के बीच दर्ज किया गया था और यह साबित हुआ कि उस रात जिन 4 दोस्तों के साथ रुस था वे सभी बुलाए गए और गवाही दी कि वह शामिल नहीं हो सकता था क्योंकि वे उन समयों के दौरान साथ थे। सेल फोन रिकॉर्ड दिखाते हैं कि वह 20 मील दूर था और उसके पास उस शाम की गई खरीदारी की समय मुद्रित रसीदें थीं। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि वह वही हो सकता था। और केवल यही नहीं, जब आपातकाल सेवाएं पहुंची तो रुस पर खून नहीं था। उनके बचाव वकीलों ने एक ठोस प्रमाण प्रस्तुत किया, वह तो उसे आखिरी बार देखने वाला भी नहीं था। पाम वह वही थी जिसने जोर दिया था कि उस शाम को घर वह पर ही बेसी को छोड़ने जाए। लेकिन इन सभी निर्दोष प्रमाणों के बावजूद अभियोजन पक्ष जूरी को यह विश्वास दिलाने में सक्षम रहा कि रूस के दोस्त षड्यंत्र में शामिल रहे होंगे और उन्होंने ही उसके लिए उसका फोन रखा होगा जब उसने उसकी हत्या की, और वे दुकानों में उसका रूप धारण करके उसकी उपस्थिति की झूठी जानकारी देने में शामिल रहे होंगे। उन्होंने बस को एक खूंखार हत्यारे के रूप में पेश किया जो बेसी की मौत को जल्दी करना चाहता था ताकि वह उसके जीवन बीमा का भुगतान प्राप्त कर सके, बिना यह जाने कि उसने लाभार्थी को अपनी सबसे अच्छी दोस्त में बदल दिया था। बस के मुकदमे में जज ने बस के वकीलों को पामेला को हत्या में फंसाने से भी रोक दिया, इस तथ्य की परवाह किए बिना कि पाम के फोन रिकॉर्ड से दिखाई देता है कि वह कथित रूप से बेटसी को छोड़ने के बाद बेटसी के घर के आसपास 30 मिनट से अधिक समय तक मौजूद थी, या इस तथ्य की परवाह किए बिना कि वह बेटसी की जीवन बीमा पॉलिसी की एकमात्र लाभार्थी थी। तो नवंबर 2013 में रस को प्रथम श्रेणी की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया और उसे पैरोल की संभावना के बिना उम्र कैद और 30 साल की सजा सुनाई गई। पैमेला हप पहली बार हत्या करके बच गई, लेकिन ये वह अकेली मौत नहीं होगी जिसमें पैम को निकटता में पाया जाएगा। रूस के दोष सिद्ध होने से कम 1 महीने पहले पैम की मां शर्ली अस्पताल की अपॉइंटमेंट के बाद अपनी बेटी के घर पर रात बिताई थी। 30 अक्टूबर का दिन था और जब पाम ने शर्ली को घर छोड़ा तो उसने स्टाफ को बताया कि उसकी मां रात के खाने या अगली सुबह के नाश्ते के लिए तैयार नहीं थी और उन्हें आराम करने दिया जाए। अक्टूबर 31 की दोपहर 2:30 पर एक स्टाफ सदस्य ने शर्ली के शरीर को उनके अपार्टमेंट की बालकनी के नीचे फुटपाथ पर पाया। जब पुलिस वहां पहुंची और उनके कमरे की जांच की तो उन्होंने पाया कि पानी बह रहा था, आंगन के दरवाजे पूरी तरह खुले थे और एल्यूमिनियम की रेलिंग टूटी हुई थी। हालांकि एक चिकित्सा परीक्षक ने शर्ली के खून में सामान्य खुराक से 8 गुना अधिक एम्बियन पाया, उनकी मौत को दुर्घटनाजन्य माना गया। फिर से पामेला ही आखिरी व्यक्ति थीं जिन्होंने शर्ली को जिंदा देखा और उनकी मृत्यु से लाभ उठाने वाली थी। पामेला अपनी मां की जीवन बीमा पॉलिसी से $5 लाख प्राप्त करने वाली थीं। दुर्घटनावश मृत्यु के निष्कर्ष के बाद पामेला दूसरी बार हत्या करके बच निकली। यह 2016 तक नहीं होगा जब तक कि पामेला की असली प्रकृति और उसकी जघन्य धोखाधड़ी का पता नहीं चलता, मुख्य रूप से लुइस ग्रम्पनबर्गर के कारण। मुझे वहां अंदर नहीं जाना है और मैं देख नहीं सकता। अरे हेलो, मेरे घर में कोई है?
मदद। मैं देख नहीं सकता, मैं देख नहीं सकता, मैं देख नहीं सकता, मैं देख नहीं सकता। बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ। अब अलविदा। अरे मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। 16 अगस्त 2016 को दोपहर के आसपास जब 911 डिस्पैच को एक महिला से घबराए हुए कॉल प्राप्त हुआ जिसमें उसने घोषणा की कि एक डकैती चल रही है। जैसे ही उसने बार बार मदद के लिए कॉल की, कॉलर ने खुद को पामेला हप के रूप में पहचाना और पुलिस को बताया कि उसके घर में एक आदमी उसे लूटने की कोशिश कर रहा है। कॉल की पृष्ठभूमि में आप 5 बार गोली चलने जैसी आवाज सुन सकते थे। पुलिस ने जल्दी से कॉल का जवाब दिया और जब वे घटनास्थल पर पहुंचे तो उन्हें लुईस ग्रम्पनबर्गर का मृत शरीर पामेला के घर के गलियारे में मिला। तुरंत एक जांच शुरू हुई। लुईस ग्रम्पनबर्गर को शीघ्र ही हमलावर के रूप में पहचान लिया गया। जब उसके शरीर की तलाशी ली गई तो पुलिस को $900 नकद मिले। साथ ही उसके कपड़ों में एक नोट मिला जिसमें अशुभ निर्देश थे। हप का अपहरण करो, उसके बैंक से रस का पैसा लो और हप को मार डालो। हप को घर ले जाकर उसका खात्मा कर दो। इसे रुस की पत्नी की तरह दिखाएं। सुनिश्चित करें कि चाकू गर्दन में से बाहर निकला हो। यह सब $10,000 के इनाम के लिए। पामेला स्वेच्छा से पुलिस स्टेशन पूछताछ के लिए गई और अपनी कथित हमले की कहानी पुलिस को सुनाई। गाड़ी क्रॉस स्ट्रीट पर बहुत तेजी से आई और मेरे ड्राइववे के ठीक सामने घूम गई क्योंकि मैं बिल्कुल आखिर में हूँ। यहाँ क्रॉस स्ट्रीट है और यहाँ मेरा ड्राइववे है। मेरे ड्राइववे के ठीक सामने ये हुआ और मैंने ऊपर देखा क्योंकि ये बहुत तेज़ और चौंकाने वाला था और कोई बाहर कूदा और मैंने सोचा, मुझे नहीं पता कि मैंने क्या सोचा। कोई घायल था, मुझे नहीं पता क्या हो रहा था, ये बहुत तेज़ था। वह दौड़ कर आया। मैं जहाँ पर खड़ी थी वहाँ से आधे रास्ते में थी और वह मेरी कार में कूद गया। उसने दरवाज़ा खोला और मेरी कार में कूद गया। जो हम चाहते हैं। मैं एक यात्री हूँ। पीछे का सवाल प्रोफेसर। और उसके हाथों में बहुत सारी चीज़ें थीं। मुझे नहीं पता उसके पास क्या था। उसके पास चाकू भी था लेकिन उसके दूसरे हाथ में कुछ और था। मुझे नहीं पता वह क्या था। उसने चाकू रखा और बस अजीब बातें चिल्लाता रहा जैसे कि तुम मुझे बैंक ले जाओगे और रस का पैसा निकालोगे। मुझे बैंक ले जाओ, तुम मुझे बैंक ले जाओगे। उसने मेरे गले पर चाकू रखा और चिल्ला रहा था। वह पीछे की ओर बार बार ऐसे देख रहा था, इसलिए मैंने गाड़ी को गियर में नहीं डाला और सोच रहा था कि जब वह देख रहा होगा तो मैं वहाँ से कैसे निकलूंगा। और वह बार बार चिल्ला रहा था, वापस आ रहा था। फिर उसने फिर से पीछे देखा और मैंने उसके हाथ को चाकू से मारा और फिर कार से बाहर निकलकर अंदर भाग गया। उसने दावा किया कि वह घर लौटी और गैरेज में गाड़ी लगाई। तभी लुईस किसी और द्वारा चलाई जा रही एसयूवी से बाहर कूदा। उसने उसके गले पर चाकू रखा और उसे बैंक ले जाकर रस का पैसे निकालने को कहा, जिक्र करते हुए कि उसने बीटसी की हत्या के जीवन बीमा के रूप में जो रकम प्राप्त की थी। पैम का दावा है कि उसने हमलावर के हाथ से चाकू गिरा दिया और घर के अंदर भाग गई, जिसमें हमलावर ने उसका पीछा किया। उसने अपनी बंदूक उठाई और जब लुईस उसके पीछे हॉलवे में आया तो उसे गोली मार दी। मुझे लगता है मैं उस पर चिल्ला रही थी, मुझे याद नहीं। मैं कह रही थी तुम कौन हो, मेरी कार से बाहर जाओ। और वो कह रहा था कुतिया हम बैंक जा रहे हैं। और मैं कह रही थी, फिर मेरा दिमाग बस घूमने लगा क्योंकि मैं सोच रही थी बैंक जा रही हूँ, ये कितना अजीब है। और मैं कह रही थी मैं तुम्हारे साथ बैंक नहीं जा रही, मेरी गाड़ी से बाहर निकलो। और वह कहता है कुतिया तुम बैंक जा रही हो, हम रसल का पैसा ले रहे हैं। और वह सब उत्तेजित और उत्साहित होने लगा। और तभी मैंने सचमुच सुना नहीं क्योंकि मैं यह सोच रही थी कि कैसे मैं अपनी कार से बाहर निकलूंगी जब वह बकवास कर रहा था। उस समय मैं उसे वास्तव में समझ नहीं पा रहा था और मेरा विचार था कि चाकू दूर रखकर गाड़ी से बाहर निकल जाओ। यही सब मैं उस समय सोच रहा था कि वह क्या कह रहा है, मुझे नहीं पता। और मैं गैराज में भाग गया। वह मेरे पीछे भागा। मैंने कार का दरवाज़ा बंद होते सुना और वह फिर से मुझे मारने की धमकी दे रहा था। मेरा ध्यान घर के अंदर जाने पर था। मुझे पता था कि मेरा फ़ोन मेरी जेब में है। मैं 911 मिलाने की कोशिश कर रहा था। मुझे लगता है कि मैंने 3 बार कोशिश की जब तक कि मेरा मोबाइल फ़ोन पर संपर्क नहीं हो गया।
लेकिन फिर मैं अंदर था और वह दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा था। मैं दरवाज़ा पकड़ने की कोशिश कर रहा था, मैं इसे लॉक नहीं कर पा रहा था और मैं फ़ोन पर 911 लगाने की कोशिश कर रहा था और वह कुछ कह रहा था और फिर दरवाज़ा खुल गया। वह अंदर आ गया, दरवाज़ा खुल गया और मैं बेडरूम की तरफ भागा। वह कुछ चिल्ला रहा था और जैसे ही मैं बेडरूम में जा रहा था फिर से मेरी पत्नी को मारने की बात। कुछ और फिर स्टीवी, मैं और स्टीवी, तुम अपनी पत्नी को मारने वाले हो और इसीलिए मैं नहीं जानता कि वो कौन है। मुझे नहीं पता कि स्टीवन स्टीवी या स्टीव कौन है। मुझे समझ नहीं आया कि वह क्या कह रहा था। वह फिर ये वाकई मुश्किल था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका वाक्य तब तक अधिक सूचित था और इसलिए उसका कोई मतलब नहीं था, लेकिन वह बार बार कह रहा था कार में बैठो। मैं कमरे में भागा। मैंने दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की, लॉक करने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं हो पा रहा था दरवाज़ा। और मैंने अपनी बंदूक निकाल ली, मुड़कर अपनी बंदूक ली। मैं वहीं खड़ा था और वह दरवाज़ा पीट रहा था और एक बार जब वह खुल गया, वो मेरा काम है और मैं बस उन पर गोली चलाता रहा और वो बस वहीं खड़े रहे। क्या कोई गोलियां चली? क्या बेडरूम के दरवाजे में कोई गोली के छेद होंगे या आपको लगता है कि हाँ। दरवाजा पूरी तरह से खुला? मैं पशु चिकित्सक समझता के हूं, पास था। लेकिन आपने मैं कहा था। कि दरवाजा झटके से खुला, इसलिए हाँ, मुझे मैंने नहीं पता गोली था। चलाना तब तक शुरू नहीं किया जब तक वह दरवाज़ा खुल नहीं गया और वह वहीं खड़ा था बेडरूम में आने के लिए तैयार। और मैंने गोली चलाना और उसकी ओर बढ़ना शुरू कर दिया। चाहता था कैसे? कि मैं आपको हर दिखाने जा रहा देश हूँ। में कुछ नया है मैं आपको दिखाने जा रहा और हूँ। मुझे पता भी कैसे? नहीं कि मैं आपको मैं दिखाने क्या जा रहा हूँ। करने जा रहा हूँ। आखिरी कुछ वर्षों में जो कहानियां पामेला ने बनाई थीं, उनमें से यही वह थी जो उसके विनाश की वजह बनेगी। इसमें कुछ था जो सही नहीं लग रहा था और अंत में इतने वर्षों के बाद और 3 भयानक हत्याओं के बाद पामेला हप की कहानी बिखरने लगी। हालांकि बेट्सी के पतिरस को बेट्सी की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था और जेल भेज दिया गया था, उसने अपनी बेगुनाही साबित करने और अपनी प्यारी पत्नी के लिए न्याय पाने की कोशिश कभी नहीं छोड़ी। वर्षों की अपील और सुनवाई के बाद बेट्सी की हत्या में उसे फंसाने वाले पामेला के खिलाफ सबूतों को जज के सामने पेश किया जाने वाला था और अपनी मां की मृत्यु से पहले के महीनों में पामेला से फिर से पूछताछ की गई थी और उसे पता था कि उसके खिलाफ उस मामले में भी एक मामला बन रहा था। तो चूंकि पेम हत्या को अपनी समस्याओं का समाधान करने का तरीका मानती थी, उसने रूस को एक और अपराध में फंसाने का फैसला किया, यह सोचकर कि इससे उसका ध्यान हट जाएगा। तो पाम ने एक और हत्या की योजना बनानी शुरू की। उसने लुईस ग्रम्पेनबर्गर को अपने घर बुलाया, खुद को टीवी कार्यक्रम डेडलाइन NBC की प्रस्तुतकर्ता के रूप में प्रस्तुत करते हुए उसने इस निर्दोष आदमी को यह विश्वास दिलाया कि उसे उस शो के एक भाग के लिए एक 911 कॉल का पुनः प्रदर्शन करने में उसकी मदद करनी है। और जब वह सही स्थिति में था, पैम ने उसे गोली मार दी और उसके शरीर पर सबूत रख दिए ताकि ऐसा लगे जैसे लुईस को जेल से रूस द्वारा उसकी रकम वापस लाने के लिए हिटमैन के रूप में रखा गया था। जांचकर्ताओं के लिए जिन्होंने पाम की कहानी सुनी, यह सब काफी असंभव लग रहा था। शुरू करते हुए एक आम नागरिक द्वारा शिकायत दर्ज किए जाने से ठीक 5 दिन पहले जब लुईस को गोली मारी गई थी, महिला ने कहा कि उसे एक व्यक्ति द्वारा संपर्क किया गया था जिसने उससे डेडलाइन शो पुनः अभिनय का हिस्सा बनने के लिए कहा था। उस महिला द्वारा दी गई कथित टीवी प्रस्तुता की विवरणिका पाम की उपस्थिति से पूरी तरह मेल खाती थी। उस महिला ने 911 कॉल के पुनः अभिनय में मदद करने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था, लेकिन इस मुठभेड़ से वह इतनी परेशान हो गई थी कि उसने पुलिस से संपर्क किया। इस महिला को अगला शिकार बनाने का प्रस्ताव देने के बाद और इनकार होने पर पैम अगली बार लुईस ग्रम्पेनबर्गर के पास जाती, जो दुर्भाग्य से इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लें। पुलिस ने सेल फोन रिकॉर्ड प्राप्त किए जिनसे पता चलता है कि पैमेला शूटिंग से लगभग 1 घंटे पहले लुईस के पड़ोस में थी। भले ही पैम का दावा था कि वह लुईस से मिलने से पहले कभी नहीं मिली थी और लुईस के शरीर पर मिले $900 के नोट अनुक्रमिक नोट थे जो पैमेला के घर में पाए गए थे। लुईस के हाथ में जो चाकू था उसे पैम द्वारा एक डॉलर स्टोर से खरीदा गया था और जिस कागज पर कथित निर्देश लिखे गए थे वह पैम के घर में मिले एक पैड से मेल खाता था। और इन सभी साक्ष्यों की पुष्टि इस तथ्य से होती है कि लुईस के पिछले कार दुर्घटना और इसके बाद की मानसिक और शारीरिक अक्षमताओं के कारण यह संभावना नहीं थी कि वह उन कार्यों को अंजाम देने की शारीरिक क्षमता रखते जिनका पाम आरोप लगा रही थी। 23 अगस्त 2016 को पामेला को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर प्रथम श्रेणी के हत्या और सशस्त्र आपराधिक कार्रवाई का आरोप लगाया गया। उसका समय आ गया था।
इस बार पामेला हत्या से बच नहीं पाएगी। वह जानती है कि वह कैमरे पर है, इसलिए वह सूक्ष्म है। ये देखें, हूप कलम छुपाने के लिए पानी की बोतल पकड़ लेती है, फिर धीरे धीरे सहजता से दोनों को वापस खिसकाती है। वो पेन को छिपाने के लिए अपने पैंट के पीछे ले जाती है, फिर उसकी गर्दन। ऐसा लगता है कि वह अपनी जुगुलर या किसी अन्य नस को खोज रही है जिसे वह पेन से मारने वाली है। वहीं उसे बाथरूम ले जाया जाता है जहां वह खुद को शिखर सम्मेलन के अंतिम वर्ष के लिए एक मौका। 5 मिनट बीत जाते हैं जब आप अधिकारियों को चिल्लाते हुए सुन सकते हैं। हिरासत में पामेला ने एक अन्वेषक से एक पेन चुरा लिया और बाथरूम में जाकर अपनी गर्दन और कलाई पर खुद को मारने का प्रयास किया ताकि अपने जीवन का अंत कर सके। लेकिन खुद को चोट पहुंचाने के उनके प्रयास असफल रहे और अभियोजक उनके इस कृत्य को अपराध बोध की चेतना कहकर अनदेखा कर गए। जनवरी 2017 में पाम ने अपने आरोपों में निर्दोष होने की दलील दी और अभियोजकों ने कहा कि वे मृत्यु दंड की मांग करेंगे, आंशिक रूप से इसलिए कि उसने लुइस को एक शिकार के रूप में चुना था, उसके विशेष कमजोरियों को देखते हुए। इस बिंदु पर ध्यान पूरी तरह से पामेला पर केंद्रित हो गया था और लुइस की हत्या की जांच के दौरान उसके करीबी संबंध के बारे में और प्रश्न पूछे जाने लगे जो 2 पूर्व की मौतों से जुड़ा था, उसके सबसे अच्छे मित्र बैट्सी और उसकी अपनी मां शर्ली की मौत से। प्रोसिक्यूटर अब यह इनकार नहीं कर सकते थे कि उसकी दोनों बेट्सी फरिया और शर्ली न्यूमैन के साथ संबंध संदिग्ध था, इसलिए पुलिस इन दोनों मामलों की जांच फिर से शुरू करेगी। अब पामेला की संलिप्तता की संभाव्यता को देखते हुए शर्ली न्यूमैन की मृत्यु का कारण अंततः आकस्मिक से बदलकर अनिश्चित कर दिया गया। 2018 में लुइस की हत्या के मामले में जज ने कहा कि अभियोजक शर्ली की मृत्यु की जानकारी पाम के खिलाफ मुकदमे में उपयोग नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने यह निर्णय दिया कि वे अपने मामले को पेश करते समय बेट्सी फरिया की मौत से संबंधित सबूतों का उपयोग कर सकते हैं। पामेला के मुकदमे की तारीख जून 2019 के लिए तय की गई थी, लेकिन इसके शुरू होने से ठीक पहले पामेला ने लुइस ग्रुम्पनबर्गर की हत्या में एक अल्फोर्ड याचिका दायर की। वह दोषी नहीं मानी जाएगी, लेकिन एक अल्फोर्ड दलील यह स्वीकार करती है कि उसके खिलाफ सबूत संभवतः भारी होंगे। इसका अर्थ था कि पैम लुइस की मौत के मामले में मुकदमे में नहीं जाएगी और इस दलील की शर्त के रूप में उसे मौत की सजा का सामना नहीं करना पड़ेगा। जेल से पामेला ने अपने पति से कहा कि उन्होंने यह विकल्प सिर्फ इसीलिए चुना ताकि उनके बच्चों को एक भद्दा मुकदमा देखने की जरूरत न पड़े। एल्फर्ड दलील के बाद लिंकन काउंटी के अभियोजक ने घोषणा की कि वह बेट्सी फारिया हत्या की जांच को फिर से खोलेंगे। इस बिंदु तक रस पहले ही अपनी पत्नी की हत्या के लिए 3.5 साल गलत तरीके से जेल में बिता चुका था। हालांकि शुरुआती जांच में खामियों के कई अपीलों और स्वीकारोक्तियों के बावजूद उसे एक नई सुनवाई की प्रतीक्षा में जमानत पर रिहा होने में 2015 तक का समय लग गया था। 2021 में पामेला को पहली बार एक संदिग्ध के रूप में बेट्सी की हत्या के संबंध में साक्षात्कार दिया गया था। इस इंटरव्यू के 4 दिन से भी कम समय बाद पामेला पर प्रथम श्रेणी के हत्या और हथियारबंद आपराधिक कार्रवाई का आरोप लगाया गया, वही आरोप जो लगभग 10 साल पहले रस पर लगाए गए थे। अभियोजक ने कहा कि वह अपराध की जघन्यता और क्रूरता के कारण मृत्यु दंड की मांग करेंगे। हालांकि यह मामला अभी तक नहीं गया है। वे दावा करेंगे कि पामेला ने बेसी को जानबूझकर उसके जीवन बीमा पॉलिसी से धोखा देने के प्रयास में मारा। उनका मानना है कि जब पामेला को यह पता चला कि बेसी कैंसर से मर रही है, उसने शुरुआत से ही अपनी मंशा साफ रखते हुए उसकी दोस्ती कर ली। उस भयानक दिन का इंतजार करती रही जब तक कि बेसी सौ नहीं गई। उपचार के बाद सोफे पर जो उन्हें कमजोर और थका हुआ छोड़ देता, फिर पाम ने अपनी अच्छी दोस्त को उस समय बार बार छुरा घोंप दिया जब वह सो रही थी। वह तब रुकी जब चाकू उसके गले में इतनी गहराई तक धंस गया कि उसे हमला पूरा करने के लिए दूसरा चाकू ढूंढना पड़ा। पाम ने अपनी एक दोस्त का मोजा उतारा और फिर उसका उपयोग घर के चारों ओर खून फैलाने के लिए किया, जिसमें रस के चप्पलों पर भी खून लगाया। फिर उन्हें वापस बेट्सी के पैरों में डाल दिया। रस की रिहाई के बाद एक नए ट्रायल ने अंततः उसे बेदाग कर दिया और उसकी सजा को पलट दिया गया। साल 2020 में रस को अवैध कारावास के खिलाफ अपने दावे में $2 मिलियन का समझौता मिला। रस ने अपने प्रारंभिक गिरफ्तारी के समय अभियोजक और जांचकर्ताओं के अनैतिक व्यवहार का आरोप लगाते हुए कई मुकदमे दायर किए थे और फिर भी
उस मामले में किसी पर आरोप नहीं लगे हैं। ये गवाहों की गवाही के बावजूद है जो दावा कर रहे थे कि शुरुआत से ही रस को एक संदिग्ध के रूप में लक्षित किया गया था और जांच से जुड़े लोगों के बीच अनुचित संबंध थे, जिसके कारण उनकी गिरफ्तारी पूर्व निर्धारित थी। मई 2022 में घोषित किया गया कि यह पता लगाने के लिए एक जांच की जाएगी कि प्रारंभिक जांच में कोई कदाचार था या नहीं। अभियोजकों ने कहा कि वे शर्ली की मृत्यु के लिए पामेला के खिलाफ आरोप दाखिल करने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन सितंबर 2020 में उनकी कैद के बाद पामेला के पति ने तलाक के लिए अर्जी दी, यह दावा करते हुए कि उनकी शादी अपूरणीय रूप से टूट चुकी है। और बेट्सी की हत्या 6 अलग अलग एपिसोड का विषय बन गई। विडंबना यह है कि डेडलाइन NBC पर वह शो जिसके लिए उन्होंने लुइस की हत्या करते समय काम करने का नाटक किया था। जब तक पैमेला को बेट्सी की हत्या में अंतिम आरोपों का सामना नहीं करना पड़ता, वह चिलिकॉट करेक्शनल सेंटर में कैद रहती है। फरवरी 2022 के लिए एक प्रारंभिक सुनवाई निर्धारित की गई थी, लेकिन हप के सार्वजनिक बचावकर्ता की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु के बाद अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। लेकिन जब भी यह मुकदमा अनिवार्य रूप से होगा, हम निश्चिंत हो सकते हैं कि पामेला हप संभवतः अपनी बाकी की जिंदगी कैद में ही रहेंगी। यदि आपको यह कहानी दिलचस्प लगी तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। इसके बारे में अपनी राय नीचे टिप्पणी में साझा करें, वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नया चौंकाने वाला मामला प्रकट करने पर अपडेट रहने के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं। अगली बार तक सुरक्षित रहें और सजग रहें। आप नहीं जानते कि परछाइयों में क्या छिपा हो सकता है।